हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। देखो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो सॉलिड्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि हम बात करें इसकी, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये क्या है, जो इसमें एटम्स हैं वो कैसे बाउंड है, उनमें इंटर एटॉमिक फोर्स लगी हुई है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा ये इंटर एटॉमिक फोर्स होगी उतने ही ये क्या होंगे, कम डिस्प्लेस्ड होंगे, सीधी सी बात ये है, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी कि रिजिड बॉडीज जो होती हैं उनमें जो एटम्स होते हैं, जैसे ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इनमें जो एटम्स हैं इनका डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन हमने कहा कि इस तरीके की चीज़ें में क्या हम बोल सकते हैं कि हल्का बहुत जो है वो चेंज होता है, डिफॉर्म होते हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रहे, वो एक अलग बात है, मैक्रोस्कोपिक उसमें हमें वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इनमें, कईयों में जैसे हमने इसमें रबड़ में करी थी, ठीक है, ये भी एक सॉलिड ही है, इसमें करी तो ये इसमें डिस्प्लेस्ड हो गया, तो यानी कि इनमें जो एटम्स हैं इनके इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या हैं, वो वीक हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें इसमें, ठीक है। इसमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो हैं एटम्स के बीच की वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी ये डिफॉर्म नहीं हो पाता। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। अब इस पूरे मैटर को हम समझ किस तरीके से सकते हैं, स्प्रिंग मॉडल से। देखो जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पर क्या लिया, एक सॉलिड लिया इस तरीके का, जैसे ये बॉक्स है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके से आप समझो। क्लियर। अब ये जैसे हमने बॉक्स बनाया है इसमें, ठीक है, इसमें आप समझो किस तरीके से कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, अगर हम ये वाले पार्ट की बात करें तो इसमें मैंने क्या किया, इसका अगले वाला पार्ट सिर्फ लिया और यहाँ पर एटम्स लगा दिए, एक एटम ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया और एक यहाँ पर एक ये, इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया ये, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से ये एटम्स लगा दिया और इनको मैंने इस तरीके से दिखाया कि इनकी जो इंटर एटॉमिक फोर्स है ना वो इस तरीके से लगा दी मैंने यहाँ स्प्रिंग से, ठीक है, ये स्प्रिंग से इस तरीके से यहाँ जुड़े हुए हैं आपको समझाने के लिए। क्लियर है, इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। सिर्फ इसका फ्रंट का पार्ट बना दिया, 3D में नहीं बनाया मैंने, थोड़ा सा इसको शेप देने की इस तरीके से मैंने कोशिश की यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि ये कौन से बॉक्स का मैंने ये लिया है पार्ट। क्लियर है, इतनी बात इस तरीके से, लेकिन आपने ये वाली बात समझनी है यहाँ पर, ठीक है। देखो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो एटम्स हैं सॉलिड्स में वो हेल्ड टुगेदर बाय द इंटर एटॉमिक फोर्स, कोई इंटर एटॉमिक फोर्स उसमें लगी होती है, ठीक है। जैसे इसको समझो, जैसे मान लो मैंने ये वाला एटम यहाँ से इसको डिस्प्लेस्ड किया इस तरफ, खींचा इसको इस तरफ, ठीक है, तो ये भी स्प्रिंग खुलेगा, ये वाला स्प्रिंग भी खुलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये वाला एटम दोबारा से अपनी जगह पे आएगा जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूंगा। समझ पा रहे हो इस बात को। जैसे कि इसको ऐसे समझो, जैसे ये मैंने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है, ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इसके साथ, ठीक है, ये अभी नॉर्मल डिस्टेंस है इसका, ठीक है, ये वाला मान लो इसका नॉर्मल डिस्टेंस है r0, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मैंने क्या किया, इसको पकड़ के यहाँ से इस वाले एटम को समझ लो, ये एटम है, ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये खींच के यहाँ आ गया, ठीक है। मान लो ये वाला जो पार्ट है ये इसका इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो यहाँ मैंने फोर्स लगाई इस तरीके से, तो ये यहाँ आया। अब आप खुद सोचो, जब मैंने इसको यहाँ फोर्स लगाई इस तरीके से तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई, ठीक है। जैसे ही मैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूंगा तभी ये क्या होगा, अगेन अपनी ओरिजिनल शेप पे चला जाएगा, मतलब अपनी ओरिजिनल प्लेस पे चला जाएगा, यही होगा। यही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कि जैसे ही मैंने इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा दोबारा से ये क्या होगा, अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। देखो हुआ क्या, जब मैं इसको यहाँ लेके आया तो इसमें क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, इंक्रीज़ हुई या नहीं हुई, बताओ, इंक्रीज़ हुई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हुई, तभी तो क्या हुआ, जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी तो वो क्या होगा, दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, क्योंकि ये स्प्रिंग था ना, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुई जिसमें हमने कहा वो पोटेंशियल एनर्जी है, यही बोला ना हमने, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही तो फिर ये इधर जाएगी, जो कि हमने पढ़ा भी हुआ है स्प्रिंग का जब हमने पढ़ा था, ठीक है ना, रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह ये सब टॉपिक्स पढ़े हुए हैं हमने, ठीक है। क्लियर है। अब जैसे इसमें ये हमने बनाया इस तरीके से, ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया, ये वाला तो r0 है डिस्टेंस, ठीक है, इसका डिस्टेंस कम कर दिया, इसको हम यहाँ ले आए खींच के इधर, ठीक है ना, फोर्स इधर लगा के हम खींच के इधर ले आए। अब जब ऑब्वियस ही बात है, ये क्या हुआ, पूरा का पूरा स्प्रिंग इस तरीके से आ जाएगा ना, ये स्प्रिंग ऐसे आ गया इकट्ठा हो गया, ये यहाँ आ गई चीज़, ठीक है। तो जो फोर्स इधर लगाई उसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स भी बनेगी इसकी, ठीक है ना, इस साइड एक रिस्टोरिंग फोर्स बनेगी। जब हम क्या करेंगे, ये वाली डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो इसमें क्या लगेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, इसकी इंक्रीज़ हुई है। क्लियर है। और जो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स जब हटाएंगे ये अपनी ओरिजिनल जगह पे चला जाएगा या नहीं, बताओ। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ हो रही है। देखो जब हमने इसको क्या किया, हटाया,
ठीक है, मतलब कि इस तरीके से मैं इसको समझूँ कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये आर नोट है, समझ लो ये वाला क्या है, आर नोट है। जब हमने इसको डिस्प्लेस किया बाहर की तरफ तो ये इंक्रीज़ हुआ। कौन सा केस है ये, आर जो है ग्रेटर हो गया आर नोट से, ठीक है। जब आर ग्रेटर हो गया आर नोट से तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगा, ये अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा दोबारा से। तो ये कौन सी फोर्स लग रही है यहाँ, अट्रैक्टिव फोर्स। समझ रहे, इंटर एटॉमिक फोर्स कौन सी लगेगी अब यहाँ पर, इंटर एटॉमिक फोर्स कौन सी, अट्रैक्टिव, बिकॉज ये अपनी जगह पे आना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स आ गई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, अट्रैक्शन हुई और ये अपनी जगह पे आ जाएगा। दूसरा हम क्या करें कि मान लो इसको हमने डिस्प्लेस करके कहाँ ले आए, हम इसको अंदर की तरफ ले आए, मान लो इस तरफ ले आए हम, इस तरीके से ऐसे करें इसको, इस तरीके से अंदर की तरफ ले आए इसको, ठीक है। तो ये आर जो है इसका कम हो गया इस आर नोट से, समझ लो आर जो है कम हो गया आर नोट से, यानी कि आर नोट ज़्यादा है। तब इसमें क्या हुआ, ये वाली कहानी चलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा इसको, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी अपनी जगह पे आने के लिए। तो जब ऐसे किया तो एक रिपल्शन क्रिएट होगी इसमें। तो जब आर हमने क्या किया, कम किया, तो रिपल्शन आई, क्या आई, रिपल्शन आई, ठीक है। फिर ये अपनी जगह पे आ जाएगा। तो मतलब समझ रहे हो किस तरीके से हम स्प्रिंग मॉडल से समझ पा रहे हैं कि रियलिटी में सॉलिड्स में ये होता है। जब हम इसको इस तरफ ऐसे ऐसे इस तरफ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग की तरह जो एटम्स हैं इसके फिर अपनी जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। और जब मैं इसको ऐसे अंदर की तरफ ऐसे कर रहा हूँ तो इसका हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कम कर रहे हैं एटम्स का इस तरीके से, तो इसमें क्या हो रही है, रिपल्शन होगी, तो ये फिर अपनी जगह पे आएगा। ऐसे कर रहे हैं जब, तो क्या हो रही है, अट्रैक्शन। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ से कि मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात थी कि अगर इंटर एटॉमिक फोर्स ज़्यादा है तो ये डिस्प्लेस ही कम होंगे, तो ये क्या है, लार्ज इलास्टिक है, मतलब क्या है, मोर इलास्टिक है, ठीक है। और अगर इनमें इंटर एटॉमिक फोर्स क्या है, कम है, ठीक है, तो ये आराम से ऐसे हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगी, मतलब एटम्स अपनी पोजीशन से ईजिली। तो इसमें क्या है, ये लेस इलास्टिक है। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो। तो इनमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या है, वीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है ना इस ग्राफ से समझाई हुई हैं। देखो ग्राफ से समझ में आएंगी बहुत ईजिली अगर ये चीज़ आपको समझ में आई। देखो जब हमने कहा ये वाला डिस्टेंस है आर नोट पे, ठीक है, तो हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, आर नोट पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ना तो कोई अट्रैक्शन हो रही है ना रिपल्शन हो रही है। बिकॉज स्प्रिंग में अगर इस साइड हम खींचेंगे तो यहाँ अट्रैक्शन आती है, और स्प्रिंग में जब हम एटम को क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइड लेके जाते हैं इस तरीके से, तो ये क्या करता है, इसको रिपेल करेगा स्प्रिंग इस तरीके से, ठीक है, तब रिपल्शन आती है। और जब नॉर्मल अपनी प्लेस पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो जरा, ये ग्राफ हमने बनाया, ये फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ये फोर्स हमने रिपल्सिव ले ली, और नीचे वाली फोर्स यहाँ पर हमने क्या ले ली, है अट्रैक्टिव ले ली। जब हमने कहा जो डिस्टेंस है आर नोट है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, आर नोट है, जो एक्चुअल इनका डिस्टेंस है एटम्स का, ठीक है, तब क्या हो रही है, देखो फोर्स, ये क्या ओरिजिन है ना 0, तो फोर्स क्या है, 0 है। डिस्टेंस आर नोट है लेकिन फोर्स क्या है, 0 है, कोई फोर्स ना अट्रैक्टिव है ना रिपल्सिव है। लेकिन जब आपने क्या किया था, डिस्टेंस कम किया, तो जब आप इन एटम्स का डिस्टेंस ऐसे कम कर रहे हो तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको ऐसे रिपेल करेगा। वही काम किस में होता है, सॉलिड्स में इंटर एटॉमिक फोर्स करती है। वो कौन सी फोर्स पैदा होगी यहाँ पर, जब आपने इसको ऐसे स्ट्रेस किया, मतलब इस तरीके से कंप्रेस किया एक तरह से आप समझो, तब कौन सी फोर्स आएगी यहाँ, रिपल्सिव फोर्स आएगी, ठीक है ना। तो रिपल्सिव फोर्स आएगी, तो देखो ये डिस्टेंस देखो, अगर यहाँ से मैं समझूँ इसको, ये वाला पार्ट, तो ये देख लो, ये डिस्टेंस क्या है, आर नोट तो यहाँ है, अब आर नोट से यहाँ है, तो ये कम है आर नोट से, तो हमने ऐसे कंप्रेस ही किया है उसको, तो उस केस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे ही बना हुआ है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करोगे, ठीक है, उतनी क्या होगी, फोर्स बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा ऐसे कंप्रेस करोगे और फोर्स ऐसे बढ़ेगी। कम किया, कम फोर्स, ठीक है ना, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगी। समझ रहे हो, वो बात है। तो डिस्टेंस आप जितना ज़्यादा कम करते रहोगे, मतलब जितना कम आप करते रहोगे, ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है कम करने की, तो यहाँ फोर्स क्या रहेगी, इसकी रिपल्सिव वाली मैक्सिमम रहेगी। क्लियर है, ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप बात को। बात करते हैं, जब आपने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया, ये स्ट्रेच किया तो इनका डिस्टेंस बढ़ गया, आर नोट पहले था, अब आर ग्रेटर हो गया, तो वहाँ पर जब ऐसे स्ट्रेच किया तो वो एटम्स अपनी जगह पे आएंगे दोबारा, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर अब डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ ये बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हुआ तो देखो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गई, बढ़नी शुरू हो गई, और यहाँ तक ये क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स होगी इतने डिस्टेंस पे। समझ रहे हो। अब आगे क्या हो रहा है इस ग्राफ में कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा दोगे, स्प्रिंग में भी देखो ना एक लिमिट होती है कि भाई इतना खींचा तो दोबारा आ जाएगा अपनी जगह पे, लेकिन इतना ज़्यादा खोल दोगे उसको तो क्या होगा, वो खुल ही जाएगा, वो दोबारा आएगा ही नहीं अपनी उस जगह पे। तो वही यहाँ हो रहा है कि इस डिस्टेंस से जब ज़्यादा आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, जब इस डिस्टेंस से आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या हो रहा है, देखो फोर्स क्या हो रही है, कम होती जा रही है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा, क्या होगा उस पर, कि वो स्प्रिंग पूरा ही
ओपन हो जाएगा। पूरा ओपन हो गया तो मतलब क्या है, फोर्स तो जीरो, दोबारा हो जाएगी, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव। लेकिन वो डिस्टेंस तो बढ़ गया, लेकिन फोर्स क्या हो गई वहाँ, अप्रॉक्सीमेट जीरो हो गई, वो दोबारा आएगा ही नहीं उस जगह पे। समझ पा रहे हो ना इतनी बात। देखो ना, एक चीज़ को समझो, एक लिमिट मैंने यहाँ तक कर ली, उसके बाद वो एकदम से आएगा, समझ लो। लेकिन अब क्या हुआ, आपने इतना ओपन कर दिया, फिर वो थोड़ा कम आया पीछे, फिर और ओपन किया, फिर और कम आया, अब इतना खोल दिया, वो आ ही नहीं रहा पीछे, कोई फोर्स नहीं लग रही उसमें अट्रैक्टिव, समझ रहे हो, तो वो पूरा ओपन ही हो गया। तो यही चीज़ क्या है सॉलिड्स में हम समझ सकते हैं कि अगर ये स्प्रिंग मॉडल से हमें समझ में आया तो इसमें भी यही चीज़ है, ठीक है। तो जहाँ डिफॉर्मेशन कम है वो क्या है, मोर इलास्टिक है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये बात करी, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये आ रहा है अपनी जगह पे, ठीक है। अब इतना मैं इसको ओपन कर दूँ और ज़्यादा इतना ओपन कर दूँ कि ये दोबारा क्या हो, अपनी जगह पे आई ही ना। क्लियर है, इतनी बात है इसमें ये कहने की मेरे, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ समझ में आई आपके। तो यही सब बातें हमने लिख रखी हैं। पहला केस बताया यहाँ R इक्वल टू आर नोट पे, कि जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। वैसी बात है, जब R इक्वल टू आर नोट इतना ही है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो उसमें, ठीक है, तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, एंड इंटरटर्मिंग फोर्स बिकम जीरो, ठीक है, उसके उस टाइम में। देखो सेकंड केस में क्या कहता है, R इज़ लेस देन आर नोट। R इज़ लेस देन आर नोट मतलब क्या, जब आप इसको इधर लेके आए, ठीक है ना, मतलब इसको आपने क्या किया, कंप्रेस किया, तो ऑब्वियस बात है R कम हुआ। तो लेकिन इस केस में क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, और ये कहाँ जाएगा, अब इस तरफ जाएगा, ठीक है ना, स्प्रिंग से कैसे जाएगा, इस तरफ, दैट इज़ अ रिपल्सिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई और इंटरटर्मिंग फोर्स क्या हो गई, रिपल्सिव हो गई। और जब आपने R बढ़ा दिया R नोट से, जब R बढ़ाया मतलब क्या किया आपने, इसको यहाँ पर स्ट्रेच किया, ठीक है, इस तरीके से, ये वाला केस जब आपने इसको ऐसे किया तो R बढ़ा दिया आपने। R जब बढ़ाया तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी। अब जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो क्या होगा, ये अपनी जगह पे वापस आएगा, दैट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये यहाँ पर क्या हो गई, इंटरएटॉमिक फोर्स बिकम्स अट्रैक्टिव। क्लियर है। एंड इन दिस वे द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। इसी तरीके से होता है सॉलिड्स में। एंड द स्ट्रॉन्गर द इंटरएटॉमिक फोर्स, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको ऑब्वियस ही बात है, आप स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। एंड द स्मॉलर विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉलर होगी उसकी ऑफ एटम्स। एंड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट उसकी कम होगी। क्लियर। एंड ग्रेटर इज द इलास्टिसिटी, जैसे कि हमने अब एग्जांपल ये लिया था स्टील का और ये रबड़ का, ठीक है। तो स्टील में क्या है, देखो ये डिफॉर्मेशन ही बड़ी कम है, ठीक है ना, इंटरएटॉमिक फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से बहुत कम है, क्योंकि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा डिफॉर्म होता हुआ। क्लियर है। और अगर आप माइक्रोस्कोप वगैरह देखोगे तब इसमें हल्की बहुत आपको चेंजेस दिखेंगी। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या है, इंटरएटॉमिक फोर्स ज़्यादा है तो ये मोर इलास्टिक है, ठीक है। जैसे ये रबड़ है, इसमें क्या हो रहा है, ये आराम से डिफॉर्म हो रहा है, एटम्स क्या हो रही है, डिस्प्लेस्ड होती है इसलिए, यानी कि इंटरएटॉमिक फोर्स क्या है इसकी, बहुत वीक है, तो ये लेस इलास्टिक है। क्लियर है। और वैसे समझने में क्या आता है कि रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है, ऐसा नहीं है। क्लियर है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये वाला स्टील और रबड़ की कहानी का, ठीक है। तो यहाँ से आपको इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स में जो है स्प्रिंग मॉडल से आपको ये चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से आपको समझनी है। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ में आपके आना चाहिए। क्लियर है। तो मुझे लगता है आ गया होगा समझ में, नहीं आया दोबारा वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। क्लियर है, कर लोगे इस टॉपिक को, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।